हाँ छात्रों, मैंने आपको पिछली कक्षा में बिंदा जी के बारे में महादेव वर्मा द्वारा लिखित बिंदा मैंने शुरू किया था। इस गद्य में महादेव वर्मा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त लेखक साहित्यकार। हम हर कक्षा में इनके गद्य लेखन पद्य सब पढ़ते हुए आए हैं। हम प्राइमरी से हाई स्कूल से सब इनकी कहानियों को, इनके लिखे हुए साहित्य को पढ़ते हुए बड़े हुए हैं। इनका एक सच्ची घटना से आधारित बिंदा, एक जो लेखिका बचपन में उसकी सहेली के साथ जो घटनाएं घटी थी, वो आंखों से देखी थी, वो ये आपके सामने लिखी हैं, वो गद्य। यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1907 में इनका जन्म हुआ था। और लेखिका जब एक बार कोई सज्जन अपने बच्ची को एडमिशन के लिए ले गए थे, उन्हें बता रही थी आप ठीक से उम्र लिखो, आगे चलकर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 9 साल की बच्ची है, आपने 14 साल लिखा है। ये थी लेखिका की भावना। लेकिन उनके पिता बताए नहीं, ये पिछले महीने ही 14 साल की हो चुकी है। ये बात सुनकर लेखिका को आश्चर्य होता है कि इतनी दुबली पतली बच्ची वो थी। उसके माँ के बारे में पूछा तो वो व्यक्ति बताया इसकी माँ नहीं है, मेरी दूसरी पत्नी है। आप जान सकती हैं कि दूसरी पत्नी बच्चे का देखभाल किस तरह करेगी। उसकी देखभाल की वजह से इसकी यह हालत है। दुबली पतली, डरी हुई, सिमटी हुई, उसे आंखों में भय नजर आ रहा है। उसे देखकर लेखिका को अपनी बचपन की सहेली 20 साल पहले की घटना याद आती है। वो बिंदा की घटना आपके सामने रखती है। उसकी माँ नई अम्मा करके बुंदा बुलाती थी उसको। लेखिका उसको पंडितन चाची करके बुलाती थी। ये पंडितन चाची करके लेखिका बुलाती थी। उसकी नई अम्मा किस तरह से एक गुड़िया को किस तरह सजाते हैं, उस तरह सज कर बैठती थी। रंगीन साड़ी को कसकर बांध कर बैठी थी चारपाई पर। मोटे मोटे गाल, चिपटी सी नाक, बड़ी बड़ी आंखें बटन जैसी, कानों के ऊपर प्लास्टिक के फूल जब पहनते थे, गले में हार, तिलक, माथे पे तिलक, पाँव में घुंघरूदार बिछुए उंगलियों में डालते हैं जो पैरों के। एक गुड़िया को जिस तरह सजा कर रखा जाता है, उस तरह बिंदा की नई अम्मा सज धज कर बैठती थी घर पर। इस तरह से बिंदा की नई अम्मा की जानकारी हमें मिली। उसके बाद क्या होता है बिंदा के साथ, हम देखते हैं। कभी कभी जब वह ऊपर की छत पर जाकर उस घर की कथा समझने का प्रयास करती, लेखिका घर के ऊपर जाती, देखती क्यों ये बिंदा की अम्मा चिल्लाती है, क्या हाल है, क्यों चिल्लाती करके जाके ऊपर देखती, समझने की कोशिश करती। तब मुझे मैली धोती लपेटे हुए बिंदा ही आंगन से चौके तक फिरकनी सी नाचती दिखाई देती थी। ऊपर जाके लेखिका इनके घर में बाहर झांक कर देखती थी, छत पर से बिंदा को देखती थी। एक मैली धोती लपेटे हुए, अच्छे कपड़े भी नहीं पहनी है, मैली धोती लपेटी है, एक कपड़ा, मैला कपड़ा आंग पर लपेटी हुई है, काम कर रही है। ऐसा लग रहा है चक्की से बाहर अंदर से बाहर, बाहर से अंदर काम करती हुई दौड़ रही है, भाग रही है। इतने डर से, परेशान से काम कर रही है। अगर आपको कुछ काम बोल दे तो आप क्या करते हो, वो करेंगे, वो कहाँ है, वो करेंगे। 1 घंटा 2 घंटे करते हो छोटा काम करने के लिए, फिर बड़ा करते हो। कौन करेगा, मुझे नहीं होगा,
मेरा हाथ दुखता है, पैर दुखता है, सर दुखता है, कोई काम बोले तो ऐसा करते हो। उसका कभी झाड़ू देना, कभी आग जलाना, कभी आंगन के नल से कलसी में पानी लाना, महादेव वर्मा के कभी कभी छत पर जाकर देखने पर बिंदा क्या क्या करते दिखाई देती थी। 3 मार्क्स क्वेश्चन, उसका उत्तर में आपके सामने है। कभी झाड़ू लगाना, आंगन के नल से पानी लाना, कभी नैयम्मा को दूध का कटोरा देना। लेखिका को ऐसा लगता कि बाजीगर के तमाशा जैसे लगता। बस स्टैंड में बाजीगर तमाशा करता है, देखो ये देखो तांत पर चलती है, अब चांद तांत पर चलकर दिखाएगी बच्ची हमारी। इस जादू दिखाते हैं, वैसे काम कुछ करके पैसा कमा के खाते हैं, तो बंजारे होते हैं वो, ऐसे काम। ऐसा लगता था लेखिका को बिंदा का काम करने का तरीका देखकर। 1 मिनट का भी उसको फुर्सत नहीं दिया जाता था। ये काम करो, वो काम करो, ये काम करो, वो काम करो, इस तरह से करती थी। क्योंकि मेरे लिए तो वे सब कार्य असंभव से थे। बाजीगर के तमाशा जैसे एक 1 मार्क क्वेश्चन का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, बिंदा का काम लेखिका को किसके तमाशे जैसा लगता था? बाजीगर के तमाशे जैसा लगता था। 1 मार्क क्वेश्चन का आंसर। बाजीगर बाजीगर जैसे तमाशे के जैसे लगता था, उसका काम करने का तरीका। लेकिन लेखिका को ये सारे काम असंभव थे, इम्पॉसिबल। असंभव यानी असंभव यानी इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल लगता था। पर जब उस विस्मित कर देने वाले कौतुक की उपेक्षा कर पंडिताइन चाची का कठोर स्वर गूंजने लगता, उसके बीच बीच में पंडिताइन चाची का स्वर, कठोर स्वर गूंजने लगता था। बात बात पर चिल्लाती थी वो। हरासमेंट उसके साथ होता था। ये बहुत डेंजरस थिंग। Harassment is very dangerous. जिसमें कभी कभी पंडित जी की घुड़की का फुट भी रहता था। पंडित जी भी बीच बीच में धमकी देते थे, वो भी चुप नहीं रहते थे। तब न जाने किस दुख की छाया मुझे घेरने लगती थी। लेखिका को दुख होता था। ये सारी बातें देखकर, बिंदा के साथ इस तरह का व्यवहार को देखकर लेखिका को दुख होता था।
जिसकी सुशीलता का उदाहरण देकर मेरे नटखटपन को रोका जाता था। बच्ची अगर नटखट करती, शरारत करती, लेखिका शरारत करती तो उसके घर में उसको मनाया जाता था, चांद की सितारों की कहानियां सुनाकर मनाया जाता था। लेकिन उसी उम्र वाली बिंदा के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। वही बिंदा के घर में चुपके चुपके कौन सा नटखटपन करती रहती है, इसे बहुत प्रयत्न करके भी मैं न समझ पाती थी। लेखिका ये समझ नहीं पाई कि बिंदा उसके घर में कौन सी शरारत करती है जो ये लोग इतना उस पर गुस्सा करते हैं। ये कौन सी नटखटपन करती है, कौन सी शरारत करती है जो ये लोग उस पर इतना जुल्म करते हैं। वही बिंदा घर में चुपके चुपके कौन सा नटखटपन करती रहती है। मैं एक भी काम नहीं करती थी और रात दिन उधम मचाती रहती। लेखिका एक भी काम नहीं करती थी, इतना उधम मचाती थी। पर मुझे तो माँ ने न मर जाने की आज्ञा दी और न आंखें निकाल लेने का भय दिखाया। न मर जाने को कहा, माँ आंखें निकाल लूंगी करके डर दिखाई, डराई। लेखिका को कुछ नहीं किया। लेखिका कितना उधम मचाती थी, कितना शरारत करती थी, फिर भी उसकी माँ लेखिका को कभी तुम मर जा करके नहीं बोलती थी, कभी तेरे दीदे निकाल लूंगी करके बोलती थी, कभी नहीं। एक बार मैंने पूछा भी, क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है? लेखिका अपने माँ से पूछ लिया, क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है? किसने किससे कहे? निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे? 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है? क्वेश्चन मार्क। लेखिका ने अपनी माँ से कहा। 1 मार्क्स मिल जाएगा, 1 मार्क्स का आंसर। माँ ने मेरी बात का अर्थ कितना समझा या तो पता नहीं, उनके संक्षिप्त हैं। से ना बिंदा की समस्या का समाधान हो सका और ना मेरी उलझन उलझ पाई। माँ ने उस समय लेखिका को क्या समझाया, लेखिका को पता नहीं। क्या समझाया पता नहीं। बिंदा मुझसे कुछ बड़ी ही रही होगी, परंतु उसका नाटापन देखकर ऐसा लगता था मानो किसी ने ऊपर से दबाकर उसे कुछ छोटा कर दिया हो। माँ बिंदा थोड़ी बड़ी होगी, शायद थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन उसे ऐसा लगता था लेखिका को कि किसी ने उसे ऊपर से दबाकर छोटी कर दिया हो।
मानो किसी ने ऊपर से दबाकर उसे छोटा कर दिया हो। 2 पैसों में आने वाली खंजड़ी के ऊपर चढ़ी हुई झिल्ली के समान पतले चर्म से मढ़े हुए भीतर की हरी हरी नसें की झलक देने वाली उसके दुबले हाथ पैर इतनी दुबली पतली थी बिंदा कि उसके आप हाथों के अंदर से नसें दिखाई दे रही थी, हरी हरी नसें दिखाई दे रही थी। बच्चों के नसें दिखाई नहीं देना चाहिए। उसके हाथों में नसें दिखाई दे रही है, इतनी दुबली पतली है बेचारी। उसके दुबले हाथ पैर न जाने किस अज्ञात भय से अवसन्न रहते थे। उसके दुबले पतले हाथ पैर किस भय से तड़प रहे थे पता नहीं, कौन से भय से तड़प रहे थे पता नहीं। कहीं से कुछ आहट होते ही उसका विचित्र रूप से चौंक पड़ना, कुछ बिंदा की अम्मा की आवाज सुनाई दी, नई अम्मा की आवाज थी, ये विचलित हो जाती थी, झट से घाबर हो जाती थी, सिर्फ आवाज सुनकर विचलित हो जाती थी। वो डर उसके आंखों में, उसके पैरों में, उसके शरीर में उसका डर नजर आता था। पंडितान चाची का स्वर कान में पड़ते ही उसके सारे शरीर का थरथरा उठना। पंडित चाची की आवाज़ सुनते ही सारा शरीर कांपता था। बच्ची को इतना जुल्म दिया गया कि सिर्फ आवाज़ सुनकर कांपती थी। और बिंदा की आंखें तो मुझे पिंजड़े में बंद चिड़िया की याद दिलाती थी। और बिंदा की आंखें तो पिंजड़े में बंद चिड़िया की याद दिलाती थी। पिंजड़े में चिड़िया को बंद करो कैसे फड़फड़ाती है, उसी तरह बिंदा अपने घर में पिंजड़े में बंद चिड़िया थड़पड़ाती है, उस तरह चढ़ पड़ा रही है। माफ कीजिए। एक बार जब 2-3 करके सारे तारे गिनते गिनते उसने एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर कहा। ये एक बार छत पर चढ़े थे रात को। आसमान में तारे गिनते गिनते बिंदा ने एक तारे की तरफ उंगली रखकर कहा, क्या कहा? वह रही मेरी अम्मा, वो रही मेरी अम्मा। किसने किससे कहा? 1 मार्क्स का एक अंक मिलेगा। बिंदा ने अपनी सहेली लेखिका से कहा, बिंदा ने लेखिका से कहा, लिख सकते हैं, 1 अंक मिलेगा। तब तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। तब तक लेखिका को मालूम नहीं कि बिंदा की मां मर चुकी है, वो जो आई है वो नई अम्मा है, बिंदा के पिता की दूसरी पत्नी है। तब तक लेखिका को मालूम नहीं था। तारे को दिखाकर बिंदा बता रही है, वह रही मेरी अम्मा। पूछने पर बिंदा ने, क्या सबकी एक अम्मा तारों में होती है और एक घर में? लेखिका ने पूछा, उसको मालूम नहीं, बच्ची है। क्या पूछा? क्या एक माँ आसमान में तारा बन के रहती है, दूसरी माँ घर में रहती है, सबकी 2-2 माएँ होती हैं करके पूछी। छोटी बच्ची है, अनजान है इन सारी बातों से। वो तारा बनकर ऊपर से बच्चों को
पूछने पर बिंदा ने अपने ज्ञान कोश में से कुछ कण मुझे दिए। ये सारी बातें पूछने के बाद लेखिका को बिंदा अपने ज्ञान कोश में से कुछ कण, कुछ पॉइंट्स लेखिका को दिए। क्या दिए बताती हैं। और तब मैंने समझा कि जिस अम्मा को ईश्वर बुला लेता है वह तारा बनकर ऊपर से बच्चों को देखती रहती है, और जो बहुत सज धज से घर में आती है वह बिंदा की नई अम्मा जैसी होती है। लेखिका के समझ में आया, एक माँ को भगवान बुला लेता है तो ऊपर तारा बनाकर छोड़ देता है ताकि वो वहां से अपने बच्चों को देख सके, और दूसरी अम्मा सज धज के घर में आती है तो वो नई अम्मा होती है, नई अम्मा होती है। मेरी बुद्धि सहज ही पराजय स्वीकार करना नहीं जानती, इसी से मैंने सोचकर कहा तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती, फिर वे नई रहेंगी और न डांटेंगी। लेखिका बच्ची है। लेखिका ने बिंदा को समझाने की कोशिश की। क्या समझाने की कोशिश की? तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती हो? नई अम्मा को पुरानी अम्मा कहकर बुलाओ, वो तुम्हें नहीं डांटेंगी ना मारेंगी करके बिंदा को समझाने की कोशिश लेखिका करती है बचपन में। वो ना नई रहेंगी ना डांटेंगी। बिंदा को मेरा उपाय कुछ जंचा नहीं, क्योंकि वह तो अपनी पुरानी अम्मा को खुली पालकी में लेटकर जाते और नई अम्मा को बंद पालकी में बैठकर आते देख चुकी थी। बिंदा देख चुकी थी, उसकी माँ मर चुकी थी, उसे लेटाया कर और स्मशान ले कर गए थे, उसको दफना दिए थे। नई अम्मा पालकी में बैठकर आई थी, देख चुकी थी, वो अपनी अम्मा को पहचानती थी। इसलिए शायद लेखिका की बात किसको जची नहीं, बिंदा को जची नहीं, मतलब अच्छी नहीं लगी कि वो देख चुकी थी। अतः किसी को भी पदच्युत करना उसके लिए कठिन था। अब नई अम्मा को पुरानी अम्मा कैसे बुला सकती थी? वो नई अम्मा का जो रोल है उसकी जगह पुरानी अम्मा को बैठाना बहुत मुश्किल था। पर उसकी कथा से मेरा मन तो सचमुच आकुल हो उठा। ये कहानी सुनकर लेखिका को बचपन में ही बहुत दुख हुआ। आकुल दुख, बहुत दुख हो उठा। अतः उसी रात को मैंने माँ से बहुत अनुनय पूर्वक कहा। उसी रात को लेखिका अपनी माँ से कहती है, तुम कभी तारा ना बनना, चाहे भगवान कितना ही चमकीला तारा बनावे। माँ तुम कभी तारा नहीं बनना, भगवान तुम्हें कितना भी चमकीला तारा बनाए, तुम तारा मत बनना करके अपनी माँ से कहती है। क्यों कहती है? कि बिंदा की पुरानी अम्मा तारा बन गई है, नई अम्मा आई है। नई अम्मा का जुल्म बिंदा पर किस तरह हो रहा है ये आंखों से देख चुकी है लेखिका, इसलिए अपनी माँ से कहती है, माँ तुम कभी तारा ना बनना, भगवान कितना भी चमकीला तारा बनावे। माँ बेचारी मेरी विचित्र मुद्रा पर विस्मित होकर कुछ बोल भी ना पाई थी। माँ को आश्चर्य से अपनी बच्ची को देखकर सो गई, कुछ नहीं बोली।
मां कुछ नहीं बोली। कि मैंने अवकुंठित भाव से अपना आशय प्रकट कर दिया, नहीं तो पंडिताइन चाची जैसी नई अम्मा पालकी में बैठकर आ जाएगी और फिर मेरा दूध बिस्कुट जलेबी सब बंद हो जाएगी। छोटी बच्ची है, माँ से कहती है, अगर तुम तारा बनकर चली गई तो पंडिताइन चाची जैसी अम्मा आ जाएगी और मेरा दूध बिस्कुट जलेबी सब बंद हो जाएगा। भोली भाली बच्ची है, इसलिए अपनी माँ से कह रही है, अगर तुम तारा बन गई तो मेरी हालत ऐसी हो जाएगी और मुझे बिंदा बनना पड़ेगा। माँ का उत्तर तो मुझे स्मरण नहीं, पर इतना याद है कि उस रात उसकी धोती का छोर मुट्ठी में दबा कर ही मैं सो पाई थी। माँ उस समय क्या कहा लेखिका को याद नहीं, लेकिन लेखिका अपनी माँ की साड़ी के आंचल को अपने हाथ में दबाकर पकड़ कर सोई थी, ताकि लेखिका की माँ तारा ना बन जाए। बिंदा के अपराध तो मेरे लिए अज्ञात थे, अज्ञात। अनजान। बिंदा के अपराध तो मालूम नहीं थे, अज्ञात थे, यानी मालूम नहीं थे लेखिका को क्या वो ऊपर गलती करती थी, मालूम नहीं था अपराध। बिंदा कौन सा अपराध करती थी लेखिका को मालूम नहीं था, पर पंडिताइन चाची के न्यायालय से मिलने वाले दंड के सब रूपों से मैं परिचित हो चुकी थी। लेकिन लेखिका देख चुकी थी, महादेवी वर्मा जी देख चुकी थी कि बिंदा को कौन से पनिशमेंट दिए जा रहे हैं पंडिताइन चाची द्वारा। पंडिताइन चाची बिंदा को कौन से दंड दे रही है। गर्मी के दोपहर में मैंने बिंदा को आंगन की जलती धरती पर बार बार पैर उठाते और रखते हुए घंटों खड़े देखा था। लेखिका देख चुकी थी कि बिंदा घर के आंगन में धूप में गर्मी में उसे खड़ा कर दिया जाता था। बिंदा एक पैर उठाती और रखती और एक पैर उठाती रखती। क्यों? इतनी गर्म है धरती, इतने गर्म आंगन में खड़े करती थी। नार्सिडिया में बहुत गर्मी होती है, उधर बाहर नहीं जा सकते, बहुत धूप होती है, गर्मी होती है। उसे खड़े कर देती थी, घंटों खड़े रहना पड़ता था। चौके के खंभे से दिन भर बांधा पाया था। घर के आंगन में खंभे होते थे, उस खंभे से बांध कर रखती थी, डोरी से उसे बांध कर सारा दिन उसे बांध कर खड़ी करती थी खंभे से। और भूख से मुरझाए मुख के साथ पहरों नई अम्मा और खटोले में सोते मोहन पर पंखा झलते देखा था। भूख से मुरझाए भूख के साथ बिंदा का चेहरा भूख से मुरझा जाता था, खाना नहीं देती थी खाने के लिए। दिन भर खंभे से बांध कर रखती थी, कैसे खाना देती? धूप में खड़ी होना, खंभे से बांध कर उसे खड़ा करना सारा दिन।
खटोले में सोते मोहन पर पंखा झलते देखा था। दिन भर मोहन, जो छोटा बच्चा 2 साल का, उसे पंखा हिलाना, सारा दिन पंखा हिलाना उस बच्चे को, कहीं मक्खी ना बैठे। उसे अपराध का ही नहीं, अपराध के अभाव का भी दंड सहना पड़ता था। बिंदा कोई गलती नहीं करती थी, कोई नई गलती करने का दंड नहीं, गलती ना करने का भी दंड मिलता था उसको। अगर कोई इंसान, मनुष्य किसी को नहीं चाहता है, किसी से नफरत करता है, अगर वो बहुत कमज़ोर है तो उस पर जुल्म करता है। हमें किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए। एक दिन हम पर इतना जुल्म होगा कि हम सहन नहीं कर सकते। इसीलिए हमें किसी निर्बल व्यक्ति पर कभी भी हमें अपना रोब नहीं दिखाना चाहिए, कभी ऐसा रोब नहीं दिखाना चाहिए। एक संत दोहा में हमने पढ़ा है, तू क्या मुझे रोनता है, मिट्टी को कुम्हार मिट्टी को पैरों तले रोनता है, पानी डाल के पैरों तले कुचलता है ताकि मिट्टी मुलायम हो जाए, मैं पॉट बनाऊं, अच्छे पॉट बनाऊं। मिट्टी कहती है तू क्या मुझे कुचलेगा, एक दिन मैं तुझे कुचलूंगी, तब तेरा क्या हाल होगा मालूम है। मिट्टी हमें कब रोनती है, हमें मनुष्य के मृत्यु के बाद मिट्टी के अंदर दफनाया जाता है तो मिट्टी मनुष्य को रोंदती है कि उसका नामो निशान मिटा देती है, उसका स्किन, उसका चेहरा, उसके जो मांस, सब कुछ मिट जाता है, नामो निशान मिटा देती है मिट्टी। तो हम मिट्टी को कितना भी कुचले वो मिट्टी ही रहती है, लेकिन वो हमें कुचले तो हमें पूरी तरह से। इसलिए कभी ऐसा वक्त उनका भी मौका आता है, हमें कभी निर्बलों पर रोब नहीं करना चाहिए। उसका अपराध ना करने का भी दंड उसको सहना पड़ता था। इसी से पंडित जी की थाली में पंडिताइन चाची का ही काला मोटा और घुंघराला बाल निकलने पर भी दंड बिंदा को मिला। एक बार पंडित जी खाने बैठे थे, उनके थाले में पंडिताइन चाची का काला लंबा घुंघरूदार बाल मिल गया। किसे? पंडित जी को। खाने के प्लेट में काला घुंघराला बाल चाची का मिल गया, उसका दंड बिंदा को दिया गया, उसका भी दंड बिंदा को मिला। उसके छोटे छोटे हाथों से धुल ना सकने वाले उलझे तेलहीन बाल, किसके? किसके? बिंदा के। बिंदा के छोटे छोटे बाल थे। पंडित जी की थाली में तो बड़ा लंबा घुंघरूदार बाल मिला था, दंड बिंदा को दिया गया। उसके बिंदा के छोटे छोटे काले बालों को तेल नहीं डालते थे। कौन डालते थे तेल? कौन डालते हैं तेल? अपने स्वाभाविक भूरेपन और कोमलता के कारण मुझे बड़े अच्छे लगते थे। वो स्वाभाविक भूरेपन थे, घुंघरूदार बाल थे बिंदा के, लेखिका को बड़े अच्छे लगते थे उसके बाल। जब पंडिताइन चाची की कैंची ने उन्हें कूड़े के ढेर पर बिखरा कर उनके स्थान को बिल्ली की काली धारियों जैसी रेखाओं से भर दिया, पंडिताइन चाची बिंदा को बैठाई, कैंची लेकर उसके सर के सारे बाल काट दिए। जो बिल्ली के बाल जितने होते हैं, बिल्ली के बाल उतने बाल करके छोड़ दिए।
तो मुझे रुलाई आने लगी। लेखिका को रोना ही आ गया, रुलाई रोना। रोना आ गया लेखिका को रोना आ गया। पंडित बिंदा के इतने छोटे बाल थे, बिखरे हुए मुलायम बाल थे, काले घने बाल थे। उसे किसी बाल को सर मुंडा दिए, कैंची से काट काट कर उसके सारे बालों को कचरे के कूड़े में डाल दिया। ये देखकर लेखिका को रोना आया, बिंदा को नहीं। बिंदा के बाल काटे, पर बिंदा ऐसी बैठी रही मानो सिर और बाल दोनों नई अम्मा के ही हो। बिंदा ऐसे चुपचाप बैठी हुई है कि बिंदा का सिर भी उसके माँ का है, बाल भी उसके माँ के हैं, इसलिए वो काट रही है। ऐसे चुपचाप बैठी थी। आप लोग कितनी रक्षा करते हो आपके बालों की, कितना नाश करते हो अपने बालों पर, कितना खुश होकर उसे देखते हो, सहलाते हो, तेल डालते हो, उसकी रक्षा करते हो। उसी बालों को कचरे के कूड़े में काट कर फेंक दिया जाए तो किस तरह हालत होगी। लेकिन बच्ची है, छोटी बच्ची बिंदा, उस पर तो तरह तरह के जुल्म होते थे। ये भी एक जुल्म था, जुल्म सहने पर भी दंड मिलता था उसे, अगर जुल्म का विरोध करने की शक्ति उसके अंदर नहीं थी। और एक दिन याद आता है, चूल्हे पर चढ़ाया दूध उफान जा रहा था। बिंदा ने नन्हे नन्हे हाथों से दूध की पतीली उतारी। अवश्य एक बार दूध गर्म होकर रही थी अपने घर में बिंदा। दूध गर्म कर रही थी, अपने पतले पतले हाथों से दूध को नीचे उतार रही थी। दूध गर्म हो चुका था, वह उसकी उंगलियों से छूटकर गिर पड़ी। दूध का कटोरा उंगलियों से छूटकर नीचे गिर गया। गरम गरम दूध था। खोलते दूध से जले पैरों के साथ दरवाजे पर खड़ी बिंदा का रोना देख मैं तो हतबुद्धि सी हो रही। वो गरम गरम दूध नीचे गिर गया, बिंदा के पैरों को जला दिया। बिंदा के पैर जल गए पूरी तरह दूध से, गरम दूध से खौलता हुआ दूध था। बिंदा इतना रो रही है, इतना चिल्ला रही है। लेखिका को आश्चर्य हो रहा है उसे देखकर। बिंदा रो रही है, उस डर से दूध गिर गया, माँ अब मुझे खूब मारेगी, ये भय उसके अंदर है। दूध गिर गया, पैर जल रहा है, इसकी चिंता बिंदा को नहीं है, बिंदा को चिंता है दूध की। पर ना ऊपर के खंड में माँ के पास ले जा सकी। उस पर जब बिंदा मेरा हाथ अपने जोर से धड़कते हुए हृदय से लगाकर कहीं कहीं छिपा देने की आवश्यकता बताने लगी। दूध नीचे गिरने के बाद, उसका पैर जलने के बाद वो लेखिका के हाथ को पकड़कर अपने दिल पर रखी। उसका दिल जोर से धक धक कर रहा है और बिंदा लेखिका से कहती है, मुझे कहीं छिपाओ, मुझे कहीं छिपा दो, नहीं तो नई अम्मा आएगी, मुझे खूब मारेगी, मुझे जान से मार देगी। ये भय था बिंदा को। तब तो मेरे लिए सब कुछ रहस्यमय हो उठा। लेखिका को पूरा रहस्यमय लग रहा है। ये पैर जल रहा है, ये उस पर मलम लगाने के बजाय, उसे पानी डालने के बजाय
उसकी देखभाल करने के बजाय ये बिंदा लेखिका से कह रही है कि मुझे कहीं छिपा दो, कहीं छिपा दो। ये तो आश्चर्य रहस्यमय बात हो गई लेखिका को। उसे मैं अपने घर में खींच लाई अवश्य, पर ना ऊपर के खंड में मां के पास ले जा सकी और ना छिपाने का स्थान खोज सकी। ऊपर फर्स्ट फ्लोर में मकान किचन था, इसे नीचे गायों को बछड़ों को वहाँ पालते थे, रखे थे। क्या मैं माँ के पास ले जाऊँ, इसे कहाँ छिपाऊँ, मालूम नहीं हो रहा है लेखिका को। ये मुझे कहीं छिपाओ छिपाओ बोल रही है। उसे खींच कर अपने घर तो ले आई, कौन लेखिका, उसे खींच कर अपने घर ले आई लेखिका, लेकिन उसे कहाँ छिपाना है पता नहीं। इतने में दीवारें लांघ कर आने वाले पंडिताइन चाची के उग्र स्वर ने भय से हमारी दिशाएं रूंध दी। उतने में पंडिताइन चाची देख लिया दूध नीचे गिरा था, चिल्लाई, इतने कठोर स्वर से चिल्लाई कि ये लोगों को कहाँ जाना है मालूम नहीं हुआ, कहाँ जाए कहाँ क्या करे मालूम नहीं हुआ। कौन सी दिशा में जाएं इनको बच्चों को मालूम नहीं हो रहा है। इसी से हड़बड़ाहट में हम दोनों उस कोठरी में जा घुसी। एक कोठरी में जाकर घुसे जिसमें गाय के लिए घास भरी जाती थी। जिस कोठरी में ये गए वहाँ पर गायों खाने वाली घास रखी जाती थी। घास काट काट के रखते थे ताकि गायों को खिलाने के लिए। वहाँ पर दोनों घुस गए। जिसमें मुझे तो घास की पत्तियां भी चुभ रही थी। वन मार क्वेश्चन, लेखिका को क्या चुभ रही थी, क्या चुभ रही थी? घास की पत्तियां चुभ रही थी। वन मार्क क्वेश्चन। कोठरी का अंधकार भी कष्ट दे रहा था। कोठरी में अंधकार है, कोई खिड़की नहीं है, एक अंधी कोठरी में घास को रखने के लिए क्या कोठरी सजाते हैं? नहीं। पर बिंदा अपने जले पैरों को घास में छिपाए और दोनों ठंडे हाथों से मेरा हाथ दबाए ऐसे बैठी थी। बिंदा अपने पैरों को घास के अंदर बिछाए, घास के अंदर रख दिए। जला हुआ पैर जल रहा है, उसके ऊपर किसी तरह का मलम नहीं लगाया, कुछ देखभाल नहीं की, पैर जल रहा है। लेखिका के हाथ पकड़कर बैठी हुई है, कोने में घास के पत्तियों में छिपकर बैठी हुई है। बिंदा के दोनों हाथ ठंडे पड़ गए हैं। लेखिका के गर्म हाथ पकड़कर बैठी हुई है। मानो घास का चुभता हुआ ढेर रेशमी बिछौना बन गया हो। घास तो नरम मुलायम होती है, वो बिंदा के पैरों को ठंडक पहुंचा रही है, जलते पैरों को ठंडक पहुंचा रही है। वहां पर जान दोनों जाकर छिपकर बैठ गए। यहाँ पर हम रुकते हैं छात्रों, आगे बढ़ते हैं अगली क्लास में कि बिंदा के साथ और क्या क्या होता है, उसकी हालत कैसी गुजरती है। बिंदा के साथ इस तरह का, ये तो सच्ची घटना है, बिंदा के साथ इस तरह का व्यवहार बड़ा दुखजनक है। आगे की क्लास में देखते हैं और क्या बिंदा के साथ होगा, क्या वो ठीक हो गई, बिंदा का अंत कैसे हुआ, किस तरह उसकी कहानी ख़त्म होती है, ये हम अगली कक्षा में जानेंगे। सबका धन्यवाद।